हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तर लॉ क्लास में आपका स्वागत है। अब से यहाँ पर हमने हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर क्लास स्टार्ट कर दी है, जिसमें मेरा आज का पहला टॉपिक है इसमें समास। तो चलिए फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। समास का अगर हम जनरल स्पीकिंग मीनिंग की बात करें तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। मैं इसकी मीनिंग को और डिफाइन करूं उससे पहले एक बार इस एग्जाम्पल को समझिए। भय से आकुल बराबर भयाकुल। अब एक बात समझिएगा, जब दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह, इनका विभक्ति चिन्ह क्या है, से, इन दो पदों में जो विभक्ति चिन्ह है ये से, जब इसको हटा दिया गया तो इसको मिलकर क्या बन गया, एक पद बन गया। जब दो या दो से अधिक पद अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें यहाँ पर समास कहते हैं। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था ये वाली समास का रिलेट करता है तत्पुरुष समास से। अब हम बात करेंगे समास के प्रकार की। अब हम बात करेंगे यहाँ पर समास के प्रकार के। समास कई प्रकार के होते हैं, टोटल समास 6 प्रकार के बताए गए हैं। पहला आता है अव्ययीभाव समास। फिर आता है तत्पुरुष समास। फिर है कर्मधारय समास। द्विगु समास। द्वंद्व समास। बहुव्रीहि समास। सबसे पहले आता है यहाँ इस संबंध में अव्ययीभाव समास। कौन से प्रकार के समास को हम अव्ययीभाव समास के रूप में जान सकते हैं? तो हमें इसका आंसर मिलता है ऐसा समास जिसमें पहला पद, जिसके अभी हमने जाना था डेफिनेशन में खुद अभी हमने, जब दो या दो से अधिक पद उनके विभक्ति चिन्ह को हटाकर एक पद बन जाते हैं तब वो यहाँ पर समास कहलाते हैं। तो इसका मतलब दो या दो से अधिक पद होंगे। अब एक बात पर रखना, कौन सा समास अव्ययीभाव समास कहलाता है? तो समझना, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है, अव्ययी होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे कि अगर हमने लिखा यहाँ पर यथा समय, ये अव्ययीभाव समास है। इसका जो पहला पद है यथा, वो अपने आप में प्रधान है, वो इसमें अव्ययी है। अब हम यहाँ पर इससे संबंधित जो भी इसके उदाहरण हैं अब उसकी बात करेंगे ताकि हम इसे और अच्छी तरह समझ सकें। अव्ययीभाव समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है, अव्ययी होता है। यथा समय, समय के अनुसार। यथा समय मतलब जिसमें यथा शब्द क्या है, पहला पद प्रधान है। अब हम इसके उदाहरण नोट करेंगे। यथा समय, समय के अनुसार। प्रति क्षण, हर क्षण। आजीवन, जीवन भर। अकारण, बिना कारण के। प्रतिदिन,
प्रत्येक दिन यथा शक्ति के अनुसार। आज यहाँ पर हम थ्योरेटिकल क्लास रख रहे हैं, फिर हम जल्दी कोशिश करेंगे कि समास को पहले हम जनरल स्पीकिंग समझ लें, फिर जितना ज़्यादा हो सकेगा हम इसके MCQs की क्लास लेकर आएंगे फिर हम, ठीक है। अगले समास की हम बात करते हैं। अगला होता है तत्पुरुष समास। अगला कौन सा है? तत्पुरुष समास। कौन से समास को आप यहाँ पे तत्पुरुष समास की श्रेणी में रख सकते हैं? तो ऐसा समास जिसमें दूसरा पद, ऐसा समास जिसका दूसरा पद, बहुत सी जगह से उत्तर पद भी कहते हैं आप इसे, ऐसा समास जिसका दूसरा पद मतलब उत्तर पद प्रधान होता है और जो इसका पहला पद है मतलब कि पूर्व पद, वो इसमें गौण होता है, कम होता है उससे, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। अब हम जानते हैं इसके उदाहरण क्या होंगे। उदाहरण की अगर हम बात करें, जैसे कि गगनचुंबी, इसको अगर विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा? परलोक गमन। परलोक को गमन। भयाकुल। भय से आकुल। शोकाकुल। शोक से आकुल। अच्छा, जब आप तत्पुरुष समास कर रहे हैं तो कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए इस संबंध में। पहले भी हम जब समास रीड करते थे तो हम एक लिस्ट बनाते थे। कर्ता ने, याद आया? कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर। अब जब आप इन उदाहरण को देख रहे हैं, इन एग्जाम्पल को देख रहे हैं, तो देखिए इसमें शब्द प्रयोग हो रहे होंगे। को से, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से अलग संबंध काकी के अधिकरण में पर। और आगे उदाहरण बात करते हैं हम। गुणहीन, इसका क्या बनेगा? विग्रह करेंगे तो गुण से हीन। समास कैसे बन गया? दो पद हैं, दो पदों के बीच में जो विभक्ति चिन्ह आ रहा है उसको हटा दिया तो एक पद बन गया गुणहीन। पद भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। राजपुत्र, राजा का पुत्र।
देश की रक्षा, देश रक्षा, वो उधर आना था ना। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। मैं आपको इतने एग्जाम्पल्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे, इसका मॉक टेस्ट करेंगे, हम जितने ज़्यादा हम एग्जाम्पल्स अभी समझ लेंगे ना, उतना ही हमारे लिए बेनिफिट रहेगा और उन चीज़ों को हम बहुत आसानी के साथ ना यहाँ पर समझ सकेंगे। और एक बात और स्टूडेंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जहाँ तक संभव हो सका, जितना ज़्यादा मुझे लगा कि मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके, मैंने उतनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है इस संबंध में। आप बीती, आप पर बीती, नीति निपुण, तो अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है। हाँ भाई, हम बात कर रहे हैं इस संबंध में तत्पुरुष समास की। कौन से समास को आप तत्पुरुष समास कह सकते हैं जिसका दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है, पहला पद जिसका जो पूर्व पद है वो गौण होता है, कमतर होता है। तत्पुरुष समास के लिए इस लिस्ट को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के अधिकरण में पर। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, परलोक को गमन, तो दो पद आ रहे हैं, दो पद हैं परलोक को गमन। इसका जो विभक्ति चिन्ह है को, उसको हटा दिया तो क्या बन गया, एक पद बन जाएगा परलोक गमन। भय से आकुल, भय से आकुल, विभक्ति चिन्ह आ रहा है से, उसको हटा दिया भयाकुल। ठीक है। तत्पुरुष समास जिसका दूसरा पद, जिसका उत्तर पद प्रधान माना जाता है, जिसमें ये इसके इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। अब हम बात करते हैं अपने यहाँ पर द्विगु समास की। जब आप द्विगु समास की बात कर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है, जो पहला पद होता है द्विगु समास में, वो संख्यावाचक होता है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपसे कोई पूछे कौन सा समास द्विगु समास होता है तो उसका जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक होता है। मतलब आप एग्जाम्पल देखते चलिए। ये देखिए, नवग्रह, चौराया, नवग्रह, संख्या आ गई, यही हमने लिखवाया था। जिसका पूर्व पद संख्यावाचक है वो द्विगु समास होता है। 9 ग्रहों का समाहार, चौराया 4 राहों का संगम, त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह, त्रि, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह या 9 रत्नों का समाहार, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, ये तो हो चुका है नवग्रह। अगर हम बात करें यहाँ इस संबंध में किसे कहते हैं द्विगु समास, अब आपको इन उदाहरण के माध्यम से जल्दी समझ में आ गया होगा। जिसका पूर्व पद क्या है, संख्यावाचक है, संज्ञा में लिखा होता है, संख्यावाचक है। जैसे नवग्रह हो गया, 9 ग्रह, चौराया 4 राहों का संगम, त्रिभुवन, 3 भवनों का समूह, संख्या को प्रदर्शित करता है, नंबरिंग को प्रदर्शित करता है। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह।
अगर वहीं पे पूछा जाए द्वंद्व समास किसे कहते हैं, अगर वहीं पर बात की जाए संबंध में द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो ऐसा समास जिसमें दोनों ही जो पद हैं वो प्रधान होते हैं। कौन से समास को आप द्वंद्व समास कहेंगे, उसकी पहचान जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। आप इसका एक एग्जाम्पल समझिए, फिर मैं एक बात आपको क्लियर करूंगी। राधा और किशन दोनों ही पद क्या हैं, अपने आप में प्रधान हैं। राधा किशन, दो शब्दों के बीच में और आ रहा है, अथवा आ रहा है, एवं आ रहा है, या आ रहा है, जिन्हें आप योजक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं शब्दों को आप? योजक शब्द। अगर दो शब्दों के बीच में योजक शब्द आ रहा है, चाहे वो और की कैटेगरी में आए, एवं है, या है, अथवा है, तो दो शब्दों के बीच और, अथवा, एवं, या योजक शब्द, इस तरह के जो योजक शब्द आ रहे हैं उन योजक शब्दों का हटा दिया गया, उन योजक शब्दों का लोप कर दिया गया, हटा दिया गया। अब इनको मिलकर क्या बन गया? एक समस्त पद। अब इनको मिलकर जो पद बनकर आया वो कहलाया राधा किशन, और इसे कहलाएंगे आप यहाँ पर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दो शब्दों के बीच और, अथवा, एवं, या जैसे योजक शब्दों के लोप होने से जुड़ने वाले समस्त पद में द्वंद्व समास कहलाता है, द्वंद्व समास बनता है। अब इसके उदाहरण आप देखिए। दाल और रोटी, दाल रोटी। राजा और रंक, राजा रंक। सजीव और निर्जीव, सजीव निर्जीव। चर और अचर, चर अचर। हाँ या ना, लेना या देना, थोड़ा या बहुत, अब फिर से रिपीट कर लो आप। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और द्वंद्व समास की सबसे अच्छी विशेषता क्या है? इनमें जो दो शब्दों के बीच में जो योजक शब्द आते हैं, जब उस शब्द को जो योजक शब्द है, जैसे और आ रहा है, एवं आ रहा है, या अथवा आ रहा है, उस योजक शब्द को जब हटा दिया जाएगा तो वो मिलकर एक पद बन जाएगा, वो कहलाता है द्वंद्व समास। यहाँ पर राधा किशन, दाल रोटी, राजा रंक, सजीव निर्जीव, हाँ या ना, लेना या देना, थोड़ा या बहुत, ये किसके उदाहरण है? ये सभी यहाँ पर द्वंद्व समास के, किसके? द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास पर। अब हम बात करते हैं बहुव्रीहि समास पर। एक बात याद रखना, ऐसा समास, कौन सा समास बहुव्रीहि समास कहलाता है? जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। चाहे आप पूर्व पद कह लीजिए, चाहे आप उत्तर पद कह लीजिए, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि एक्चुअली में ये होता है कि इसमें समस्त पद, जो इसमें समस्त पद हैं, वो किसी अन्य विशेष का ही बोध कराते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल लिखिए, फिर आप बात समझेंगे मेरी। नीलकंठ। अब समझिए, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व और उत्तर पद जो हैं, इसमें दोनों ही प्रधान नहीं है, बल्कि इसमें समस्त पद, इसका जो समस्त पद बनेगा ना, इसका
वो किसी अन्य विशेष का ही आपको बोध कराता है। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव जी। नीला है कंठ जिनका अर्थात शिव जी। तो अब आप इसको रीड करिए। बहुव्रीहि समास, इसमें पूर्व पद उत्तर पद कोई प्रधान नहीं होता, बल्कि इसमें समस्त पद किसी अन्य विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। इसमें यह समस्त पद जो हैं, इसमें समस्त पद इसमें किसी अन्य विशेष का ही इसमें बोध कराते हैं, उसे कहते हैं हम बहुव्रीहि समास। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप उन्हें नोट कर सकते हैं। अभी एक और रह गया, अच्छा, जैसे कि चतुर्भुज, ये क्या बन गया? दोनों जो पद हैं वो मिलकर किसी अन्य विशेष का बोध करा रहे हैं। इसमें समस्त पद मिलकर किसी अन्य विशेष का बोध करा रहे हैं। चार भुजाएं हैं जिनकी, अर्थात विष्णु जी। चक्र प्राणी, वह जिनके पास में चक्र है, अर्थात विष्णु जी। लंबोदर, वह है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। दशानन, 10 मुख हैं जिसके, 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। किसे कहते हैं बहुव्रीहि समास? जिसमें पूर्व पद उत्तर पद प्रधान नहीं होता, बल्कि ये अपने आप में मिलकर किसी अन्य विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका, तो ये नीलकंठ यहाँ पर किसको संबोधित कर रहा है? शिव जी को संबोधित कर रहा है। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, तो यहाँ पर जो शब्द है वो लंबोदर इंडिकेट कर रहा है गणेश जी को। तो ऐसे पद जिसमें पूर्व पद उत्तर पद प्रधान नहीं होता, बल्कि समस्त पद मिलकर किसी अन्य विशेष को ही बोध कराते हैं, उसे आप कहते हैं इस संबंध में बहुव्रीहि समास। और सबसे लास्ट में अब आपका आ रहा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में अगर हम बात करें, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य को बताता है। आप कह सकते हैं कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। इसके उदाहरण आप देखिए। अब नीला कमल, नीला है कमल, विशेषण और विशेष्य को बताया जा रहा है। पीतांबर, पीला है अंबर। उत्तर पद प्रधान है क्योंकि जिसकी विशेषताएं बताई जा रही हैं। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली। नीला
नील गगन, आसमान कैसा है, नीला है, गगन, नील गगन। काली मिर्च, तो ये अगर हम बात करें समास की, जितना हो सका सरल शब्दों में, जितना हो सका उदाहरण के साथ मैंने आपको समास करवाए हैं। आशा करती हूँ कि ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जहाँ तक बातें मेरी समझ में आ सकें, जहाँ तक मुझे लगा कि मैं आपको इस तरह से बता सकती हूँ ताकि आप जल्दी समझ सकें उसे, मैंने वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। हमने यहाँ पर आज समास को स्टार्ट करा था। समास जिसका अर्थ संक्षेप होता है। समास का मतलब क्या है, जब दो या दो से अधिक जो पद होते हैं उनके बीच में जो विभक्ति चिन्ह आ रहा है, उस विभक्ति चिन्ह को हटाकर वहाँ पर एक पद बना दिया जाना, वो समास कहलाता है। समास कई प्रकार का होता है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययीभाव समास जिसका पहला पद प्रधान होता है, जैसे कि अगर आपने कहा यथा समय, यथा इसमें अव्ययी है। प्रतिक्षण, प्रति अव्ययी है इसमें, ये उसके उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे कि, और तत्पुरुष समास करते समय इस लिस्ट को याद रखना बेहद ज़रूरी है। कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के अधिकरण में पर, ये उसके उदाहरण है उसके। ये द्विगु समास जिसमें पूर्व पद नंबरिंग में जाता है, संख्या में जाता है, जैसे कि नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, बस इनके बीच में जो योजक शब्द आ रहा है, जैसे कि और, एवं, या, अथवा, उस योजक शब्द को हटा दिया जाए तो वो एक पद बन जाते हैं। राधा किशन मतलब राधा और किशन। दाल और रोटी मतलब दाल रोटी, ये उसके उदाहरण हैं। बहुव्रीहि समास दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, बल्कि इनको मिलाकर कोई एक नया ही अर्थ विशेष बोध हो रहा है होता है हमें, जैसे कि नीलकंठ, तो नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव जी की ओर इंडिकेट कर रहा है ये उसके उदाहरण है। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष्य बताता है, जैसे नीला कमल, नील कमल, तो नीला है कमल, तो कमल की विशेषता क्या होगी, वो नीला है। पीताम्बर, पीला है अंबर, अंबर की विशेषता क्या, वो पीला है वो। इस तरह से विशेषताएं बताई गई हैं। तो इसी के साथ हमारी जो आज की क्लास थी समास की, हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी।